मुद्दा आप समझ गए होंगे, क्योंकि थोड़ी देर से हम न्यूज 24 पर आपको बता ही रहे हैं कि आज राष्ट्र की बात में किस मुद्दे पर बहस होनी है। बहस इसी बात पर होनी है कि देश में तेल का या गैस का संकट है या नहीं है, क्योंकि विपक्ष सीधा सीधा आरोप लगा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और देश की सरकार ने ईरान के युद्ध पर ऐसा स्टैंड लिया कि देश के सारे हितों को दांव पर लगा दिया। और देश में इस समय महंगाई बढ़ रही है, गैस की कीमतें बढ़ गई, तेल का संकट हो गया, गैस का संकट हो गया, और इस सब के लिए केंद्र सरकार की नीतियां सीधे सीधे जिम्मेदार है। सरकार का पक्ष यह है, इस समय मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में युद्ध चल रहा है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ सारे खाड़ी देश हैं, इजराइल है, अमेरिका है, और भी बहुत सारे देश इस युद्ध में कूद रहे हैं। और युद्ध की स्थिति में सबको पता है कि हमारे यहां तेल और गैस का इंपोर्ट, आपको पता है 90% तेल हमारा और आधे से ज्यादा गैस, ये सब इंपोर्ट किए जाते हैं और ज्यादातर मध्य पूर्व के तरफ से ही आते हैं। इसीलिए एहतियात के तौर पर सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है, यह सरकार का कहना है। आज राष्ट्र की बात में इसी मुद्दे पर बहस होगी। क्या वाकई संकट है? क्या हिंदुस्तान ईरान युद्ध से जो दुनिया भर में हालात पैदा हो रहे हैं उससे निपटने के लिए तैयार है क्या? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि केंद्र सरकार ने देश में एस्मा लागू कर दिया है। एस्मा मतलब आप जानते ही हैं, इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। और यह इसलिए किया है क्योंकि देश में आपको पता है एलएनजी जो नेचुरल गैस आती है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस मध्यपूर्व से आती है, उसकी सप्लाई प्रभावित हुई है। इसीलिए सरकार का कहना है कि हमने एहतियात के तौर पर यह एस्मा लगाया ताकि जमाखोरी ना हो और प्राथमिकता के आधार पर सबको गैस मिलती रहे, आपूर्ति बनी रहे। अब हॉर्मुज जलमार्ग से जो सप्लाई होती है नेचुरल गैस की, आपको सबको पता है कि वो प्रभावित हुई है। हालांकि ईरान ने पूरी तरह से इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन जब युद्ध चल रहा हो तो आपको पता है वहां से जो जहाज निकलते हैं तेल के, उस खतरे के बीच से नहीं निकलते। तो खबर यही है कि ज्यादातर ट्रैफिक जहाजों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फिलहाल बंद हो चुका है। और जब हमारी गैस सप्लाई वहां से रुकी है तो देश में एलपीजी की और सीएनजी की सप्लाई, उस पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान और ऐसे कुछ और अन्य राज्य मिलाकर कुल 9 राज्यों में कमर्शियल सप्लाई एलपीजी की वो रोक दी गई है, काफी हद तक रोक दी गई है। हालांकि सरकार का कहना है कि ये रोकी नहीं है हमने, लेकिन इन राज्यों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, होटल एसोसिएशन जो है यहां के, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2-3 दिन की सप्लाई बची है और हमारे पास डिलीवरी हो नहीं रही है। और कुछ राज्यों से तो यहां तक खबर आ रही है, रेस्टोरेंट और होटल के एसोसिएशन के मालिक ये कह रहे हैं कि बहुत जल्दी अगर हमारी ये सप्लाई एलपीजी की रिस्टोर नहीं हुई, सामान्य नहीं हुई, तो हमें अपना रेस्टोरेंट या होटल बंद करना पड़ सकता है। अब ऐसे में सरकार ने क्या किया? प्राथमिकता तय कर दी है। सरकार ने कहा है कि सबसे पहले गैस की सप्लाई घरों को मिलेगी। कुकिंग गैस जो घरों में जाती है वो सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद परिवहन को मिलेगी, घरेलू पीएनजी है और वाहन है, इनके लिए 100% सप्लाई बनी रहेगी, कोई संकट नहीं आएगा। फिर खाद्य संयंत्रों को 70%, उद्योगों को 80% गैस सप्लाई मिलती रहेगी। बाकी के सेक्टरों को बाद में गैस सप्लाई मिलेगी। और छोटे होटल और जो बाकी रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको सप्लाई अभी जारी है। हालांकि कुछ जगह से ये रेस्टोरेंट और होटल ये कह रहे हैं हमें सप्लाई नहीं मिल रही, पर सरकार कह रही है अभी जारी है। तो पहले 3 कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी है 100% सप्लाई मिलती रहेगी। यह है घरों में पीएनजी पहुंचती रहेगी, एलपीजी पहुंचती रहेगी, गाड़ियों में सीएनजी उसी रफ्तार से मिलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी है खाद की फैक्ट्री। खाद की फैक्ट्री को भी 70% सप्लाई मिलती रहेगी। तीसरी कैटेगरी में बड़े उद्योग और चाय की फैक्ट्री, यहां 80% सप्लाई मिलती रहेगी। और चौथी कैटेगरी है छोटे बिजनेस और होटल, यहां भी 80% सप्लाई सरकार का निर्देश है मिलती रहेगी। अब ऐसे में एस्मा क्यों लागू किया गया है? एस्मा दरअसल इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट होता है, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इसमें सरकार को ताकत होती है कि वो सप्लाई को कंट्रोल कर सके, जमाखोरी ना हो।
इसका प्रमुख जो उद्देश्य होता है कि कई व्यापारी होते हैं, जमा करने लगते हैं, फिर उसको ऊंचे दामों पर बेचने लगते हैं, कालाबाजारी करने लगते हैं। तो सरकार ने जमाखोरी रोकने वाला ये जो कानून है, ये अब लागू कर दिया है। ये जरूरी चीजों पर लागू होता है, जैसे खाने का सामान, ईंधन, तेल वगैरह वगैरह। अब जैसे ही कीमतें बढ़ने लगती हैं या बढ़ने की आशंका होती है या सप्लाई पर कोई असर आना दिखता है सरकार को, तो ये एस्मा सरकार अक्सर लगाती आई है। और इसमें व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट भी तय कर दी जाती है कि आप इससे ज्यादा नहीं रख सकते अपने पास। इसके अलावा सरकार ने और क्या किया? सरकार अब यह कह रही है कि 25 दिन बाद ही आप एलपीजी की अपने सिलेंडर की बुकिंग कर पाएंगे। पहले 21 दिन की समय सीमा तय की गई थी, फिर इसे बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया है। दूसरा, सारी गैस एजेंसीज के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक जरूरी कर दिया गया है, ताकि जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसी को मिले, कोई और ना ले। और तीसरा, सारी ऑयल रिफाइनरीज को सरकार ने कह दिया है कि आप एलपीजी का उत्पादन बढ़ाइए। हमारी प्राथमिकता यह है, घर घर में एलपीजी और पीएनजी गैस पहुंचनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सरकार यह कह रही है कि हमने रूस से तेल इंपोर्ट बढ़ा दिया है। मध्य पूर्व से आ रहा था ज्यादा, रूस से कुछ कम हुआ था। यूएस ने भी कहा था कि पहले बंद करो, फिर कहा कि 30 दिन के लिए आप खरीद सकते हो। तो रूस से तेल इंपोर्ट बढ़ाया है। मध्य पूर्व पर सरकार तेल और गैस की जो निर्भरता है वो कम कर रही है। पहले 27 देशों से आयात हो रहा था सरकार के लिए, अब 40 देशों से हम आयात कर रहे हैं। यूएस, अल्जीरिया से आयात बढ़ा रहे हैं। नॉर्वे, कनाडा पर भी नजर है। और सरकार भरोसा दे रही है देशवासियों को कि हमारे पास 7 से 8 हफ्ते का, करीब 2 महीने का बफर है, स्टॉक है, रिजर्व है। इसीलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और सरकार यह भी कह रही है कि तेल के, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले नहीं है। जो लोग भी इस तरह की स्पेकुलेशन कर रहे हैं वो गलत है। दाम बढ़े नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $120 प्रति बैरल तक दाम चले गए थे, लेकिन सरकार कह रही है दाम नहीं बढ़ेंगे। अब दरअसल ये जो सरकार कदम उठा रही है, इसकी वजह क्या है? और ये जो संकट दिखाई दे रहा है, इसकी वजह क्या है? दरअसल हमारे देश में जितना तेल और गैस की खपत होती है, उसमें 90% तेल इंपोर्ट होता है और 60% गैस इंपोर्ट की जाती है। प्रोडक्शन होता है देश में, लेकिन इतना नहीं होता, इंपोर्ट ज्यादा होता है। और इसीलिए जैसे ही सप्लाई चेन पर कोई संकट आता है तो देश में सप्लाई प्रभावित होने लगती है। अब यह संकट आया क्यों है? इसके मोटे मोटे 2 कारण है। पहला यह समझ लीजिए, पहला संकट आया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 167 किलोमीटर लंबा एक जलमार्ग है, जल डमरू मध्य कहा जाता है इसे। फारस की खाड़ी को अरब सागर से यह जोड़ता है। एक तरफ इसमें ईरान है, दूसरी तरफ खाड़ी के कुछ और देश हैं। अब जब से ईरान की और बाकी देशों की जंग शुरू हुई है, खाड़ी के देशों की, तब से आपको पता है गोलाबारी हो रही है, ड्रोन्स चल रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, फाइटर जेट्स उड़ रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं। इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सुरक्षित नहीं है। ईरान ने भी पूरी तरह से कोई भरोसा नहीं दिया है कि किसको वहां से निकलने देगा, किसको नहीं देगा। ईरान कहता है हम कंट्रोल करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। पश्चिमी देश कहते हैं किसी का कोई नियंत्रण इस पर हो ही नहीं सकता, ये तो अंतर्राष्ट्रीय एक जलमार्ग है। अब इससे हुआ यह है, 20% दुनिया के कुल पेट्रोलियम का जो आवाजाही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होती है। अब सोचिए जरा, सऊदी, इराक, कुवैत, वो भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। भारत अपना 50% तेल और 54% एलएनजी यहीं से मंगाता है। अब सोचिए जरा, ये बंद होगा तो सप्लाई चेन तो प्रभावित होगी। दूसरा कारण, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद, दूसरा कारण है कतर ने अपना एलएनजी का एक प्लांट, बड़ा प्लांट, उसे बंद कर दिया। एलएनजी का प्रोडक्शन उस प्लांट में बंद हो गया है। और वो हुआ इसलिए क्योंकि ईरान ने कतर के और कुवैत के प्लांट्स पर हमला कर दिया। तो कतर को, जरा ऊपर जानकारी दिखाइए, कतर का वो प्लांट कतर को बंद करना पड़ा। और भारत अपनी 40% एलएनजी कतर से आयात करता है। करीब 2.7 करोड़ टन सालाना आयात कतर से होता है। बल्कि कतर हमारा सबसे बड़ा निर्यातक है गैस के मामले में। तो ये 2 वजह हैं जिसकी वजह से गैस सप्लाई प्रभावित होती हुई दिख रही है। अब युद्ध को लेकर जो अपडेट आ रहे हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि ये सप्लाई हो सकता है मध्य पूर्व के रास्ते जल्द ही रिज्यूम ना हो पाए। अब ईरान ये कह रहा है 1 लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। ईरान कह रहा है जो देश इजरायली और यूएस के राजदूतों को अपने यहां से निकाल देंगे, उन देशों को हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे देंगे। पता है संभव नहीं है। और ट्रंप कह रहे हैं अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया
ईरान ने तो 20 गुना ताकत से हमला करेंगे। इस बीच दुनिया की सबसे बड़ी सऊदी तेल कंपनी है अरामको, वो कह रही है कि दुनिया में ऑयल संकट आ सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो यह संकट कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान लेकिन यह कह रहा है युद्ध यूएस ने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। यूएस कह रहा है, ट्रंप बार बार कह रहे हैं जी हम तो जीत गए, हमने तो 2 दिन में उनको तबाह कर दिया, सारी मिसाइलें उनकी, सारे बंकर हमने तबाह कर दिए, ना उनकी नेवी बची है, ना एयरफोर्स बची है, ना कोई आर्मी बची है। ईरान कह रहा है ट्रंप गलतफहमी में है, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, हमारे पास पूरी ताकत है, हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और बातचीत के लिए भी कोई जगह नहीं है। ईरान कह रहा है हम खत्म करेंगे इस युद्ध को। इसीलिए मैंने कहा ना, दोनों तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उससे लगता है यह युद्ध अभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन जब ट्रंप कहते हैं कि हम ये युद्ध जीत चुके हैं, कभी भी जीत की घोषणा कर देंगे, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम थोड़े कम हुए हैं, $120 तक चले गए थे। फिलहाल 88 से $90 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत मंडरा रही है। पाकिस्तान में तो बहुत ही बुरा हाल है। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है क्योंकि वहां तेल और गैस का स्टॉक बहुत कम बचा है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, कई मंत्रियों की सैलरी रोक दी गई है, सरकारी दफ्तर सिर्फ 4 दिन हफ्ते में खुलेंगे, आधे वर्क जो कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, 50% सरकारी वाहनों का ईंधन काट दिया गया है, 60% सरकारी गाड़ियां रोक दी गई हैं, बंद कर दी, ग्राउंड कर दी गई हैं। मंत्री, सलाहकार, कोई भी विदेश दौरे पर अब नहीं जा पाएगा और सांसदों की सैलरी भी 25% काट दी गई है। पाकिस्तान में वाकई बहुत बुरे हालात हैं। अब डिबेट शुरू करें उससे पहले जल्दी से आपको जरा यह बता दूं, ये LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस जिससे LPG, CNG वगैरह बनती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, दुनिया भर के लिए? तो ये जो LNG है ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस होती है, उसको तरल पदार्थ में बनाया जाता है, फिर उसको इंपोर्ट किया जाता है। जब यहां आती है उसके बाद उससे बिजली के प्लांट्स चलाए जाते हैं, फिर उससे फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां, खाद की फैक्ट्रियां चलाई जाती हैं, फिर उससे LPG बनाई जाती है, PNG जो सिलेंडर से आती है और घरों में पाइप से आती है, फिर CNG बनाई जाती है कंप्रेस करके उसको, जिससे वाहनों में उसे इस्तेमाल किया जाता है, बड़े उद्योगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है और फिर कुछ अन्य उत्पाद भी इससे बनाए जाते हैं। इसीलिए LPG, CNG, PNG, LNG ये सारे टर्म जो आप सुन रहे हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं कि आखिर ये होते क्या है। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। मेरा पहला सवाल यही है, देश में वाकई गैस और तेल का संकट है या नहीं है? और दूसरा, आज संसद में आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू तो हो गई, कौन भारी पड़ रहा है उसमें? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ यहां स्टूडियो में, जैसा मैंने पहले बताया, AK वाजपेयी आ गए, इसके अलावा राजकुमार भाटी जी आ गए समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से संजू वर्मा हैं, गुरदीप सप्पल हैं कांग्रेस की तरफ से, संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी से, विजय सरदाना हैं जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, शरद कोहली भी जुड़ रहे हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। सभी का स्वागत